नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के सिलसिले के बीच आज बीजेपी ने तमाम आंकड़ों के साथ इंडी गठबंधन के नेताओं को जमकर घेरा। विपक्षी नेताओं के निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को उजागर करके भाजपा ने विपक्षी दलों पर घुसपैठियों को वोटर बनाने का आरोप लगाया। तो सोनिया गांधी के भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर बनने के सबूत भी आज बीजेपी ने पेश किए हैं। इस बड़ी राजनीतिक खबर पे करेंगे हम आज सियासी चर्चा। बताएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज योगी सरकार ने कौन सा बड़ा विधेयक लेकर आई है, जिसको लेकर सियासत भी गर्माती दिखाई पड़ी है। होगी बात देश भर में मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर घुसपैठिया वोट बैंक के वोट चोरी का लगाया आरोप। राहुल के दावों को बताया ब्लंडर, कहा धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। वोट चोरी पर जारी घमासान के बीच बीजेपी का बड़ा दावा। सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले ही बन गई थी भारत की वोटर। पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर वोट खरीदने का लगाया बड़ा आरोप। कहा जिताने के लिए खरीदे गए थे वोट। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर जारी है घमासान। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट की टिप्पणी, चुनाव आयोग की ओर से 11 दस्तावेजों को मान्य करार देना असल में एक वोटर फ्रेंडली कदम। बीजेपी ने कहा विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा। देश में हर घर तिरंगा अभियान की धूम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों मुख्यमंत्रियों ने अपने घरों पर लहराया तिरंगा। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने निकाली तिरंगा यात्रा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत पेश करेगा दावेदारी। आईओए ने विशेष आम बैठक में मेजबानी की दावेदारी को दी औपचारिक मंजूरी। 31 अगस्त तक जमा करने होंगे दस्तावेज। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते लंबे समय से राहुल गांधी और विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। इसी तरह बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक विरोध भी कर रहे हैं। इस तमाम मसलों पर बीजेपी ने आज तथ्यों और आंकड़ों के साथ विपक्षी नेताओं को घेरा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी दलों पर घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आजादी के बाद से ही चुनावी हेराफेरी करने का आरोप लगाया। तो राहुल गांधी द्वारा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का बात कही है। वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। हार के डर से झूठे आरोप लगा रहे हैं राहुल। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने बताया ब्लंडर। कहा धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सियासत गर्म है। कांग्रेस और बाकी दल सड़क से संसद तक हंगामा मचा रहे हैं। तो बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल और कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार देखकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन करने की बजाय कांग्रेस ने हर हार के बाद नया बहाना ढूंढने का काम किया। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। भाजपा ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर घुसपैठिया वोट बैंक से वोट चोरी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
भाजपा ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या ये वोट की चोरी और घुसपैठियों को जो संरक्षण है, इसको देखते हुए अपना इस्तीफा देंगे? तो मेरा उनसे सवाल है, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये कब इस्तीफा देंगे? कांग्रेस जहां बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि इस चुनावी भ्रष्टाचार की नींव 1952 के पहले चुनाव से कांग्रेस ने रखी थी और बाबा साहेब को चुनाव हरवा दिया था। वोटों के साथ गड़बड़ी हो रही है, प्रमाण के साथ राहुल जी ने जनता के सामने रखा, निर्वाचन आयोग को जवाब नहीं दे रहा, जांच नहीं करवा रहा। चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया। कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ दिए जा रहे बयानों के बीच पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर वोट खरीदने का बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदामी में जिताने के लिए वोट खरीदे गए थे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस कथित बड़े चुनावी भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले ही भारत की वोटर बन गई थीं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया, जबकि उस वक्त उनके पास इटली की नागरिकता थी और वे भारत की नागरिक नहीं थी। उस समय गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास पर रहता था। उस समय तक उस पते पर पंजीकृत मतदाता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी थे। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 जनवरी 1980 को अहर्ता तिथि मानकर संशोधन किया गया था। इस संशोधन के दौरान सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 145 के क्रमांक 388 पर जोड़ दिया गया। मालवीय ने आरोप लगाया, ये प्रविष्टि उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन है जो मतदाता पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता अनिवार्य करता है। 1982 में भारी विरोध के बाद उनका नाम हटा दिया गया, लेकिन 1983 में ये फिर से जोड़ा गया। सोनिया गांधी का नाम मूल नागरिकता की आवश्यकता पूरी किए बिना 2 बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ। पहली बार 1980 में एक इटालवी नागरिक के रूप में और फिर 1983 में कानूनी रूप से भारत की नागरिक बनने से कुछ महीने पहले। मालवीय ने यह भी सवाल उठाया कि राजीव गांधी से शादी करने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में 15 साल क्यों लग गए। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ 1980 की मतदाता सूची का एक अंश शेयर करते हुए पूछा, अगर ये घोर चुनावी कदाचार नहीं है तो और क्या है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रही। विपक्षी दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज भी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए, तो आयोग की ओर से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिकता पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। कोर्ट ने माना कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के हितैषी है। इस मुद्दे पर कल भी सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत भी जारी है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, तो एनडीए के नेताओं ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश हित से समझौता करने का आरोप लगाया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बुधवार को इस पर सुनवाई जारी रही। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 11 दस्तावेज मान्य हैं, जिसमें से कोई एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है। जस्टिस बागची ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आधार को लेकर हम आपकी दलील समझ रहे हैं, लेकिन आप नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट देखें तो यह वोटर के लिए सुविधाजनक दिखता है। अदालत ने कहा कि पहले रिवीजन में 7 दस्तावेज ही थे, लेकिन अब 11 डॉक्यूमेंट्स का विकल्प है। यह प्रक्रिया मतदाता हितैषी लगती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आयोग सभी 11 दस्तावेज मांग रहा होता तो हम एसआईआर को वोटर के खिलाफ मान सकते थे,
लेकिन अगर किसी एक दस्तावेज को भी स्वीकार किया जा रहा है तो क्या ऐसा कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कहा कि आज एक बार फिर से कोर्ट ने विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है कि बिहार में जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है SIR, वह वोटर फ्रेंडली है, वह वोटरों के हित में है। और उसने विरोधी दलों से, खासकर कांग्रेस और RJD से सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह भी किया कि आप खामखा बिहार को बदनाम करने की कोशिश न करें। उधर बिहार में SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। SIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू के भी 2 एपिक नंबर रखने का मामला उठाया। इसी बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी से माफी मांगने या नोटिस के लिए तैयार रहने की बात तक कह दी है। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि एक वोटर कार्ड को निरस्त करने के लिए उन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है। इसका उनके पास रिसीविंग भी है। इन लोगों का षड्यंत्र जो है, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, हमने जवाब दिया प्रमाण के साथ। एपिक नंबर मेरा हट गया एक जगह का, अभी तक हमने तो जवाब दिया, आप जवाब तक क्यों नहीं दिए? हमको तो एक दिन पहले मिला और दूसरे दिन जवाब भेज दिया। इस बीच बिहार निर्वाचन विभाग ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को नोटिस भेज दिया है। नोटिस में उनसे 2 वोटर ID के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही उन्हें मामले में जवाब 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक देने के लिए कहा गया है। निर्मला देवी के संबंधी मनोज कुमार और दिलीप कुमार से 2 मतदान केंद्रों में नाम रखने के मामले में नोटिस देकर सफाई मांगी है। उधर चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को बाहर करने संबंधी 454 दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया है। आयोग ने कहा है कि अब तक मतदाताओं से 17,665 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं। चुनाव आयोग ने बिहार में 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की थी। हालांकि राजनीतिक दलों और उनके BLA को मसौदा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या न होने के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय दिया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुए 12 दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी राजनीतिक दल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो बीजेपी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आज तथ्यों और आंकड़ों के साथ में विपक्षी नेताओं को घेरा और कहा कि साहब कैसे उनके तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और वो घुसपैठियों के वोटर बैंक बनाकर अपनी एक तरीके से राजनीतिक को आगे बढ़ा रहे। क्या कुछ उन्होंने आंकड़े दिया ये आपको बताते हैं। बीजेपी का विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप। प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से मौजूदा समय में सांसद हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़े रखे बीजेपी ने। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में संदिग्ध मतदाता लगभग 93,000 से ज्यादा हैं, जिनमें डुप्लीकेट मतदाता 20,438 है। साथ ही साथ फर्जी पते वाले जो मतदाता हैं वो भी लगभग 17,500 और मिश्रित परिवारों वाले जो तमाम ऐसे वोटर निकल के आए हैं वायनाड सीट पर, उनकी संख्या 4,246 है और समूह में जोड़े गए मतदाता 51,000 से ज्यादा है। मतलब एक साथ बल्क में जिन मतदाताओं को जोड़ा गया और ये टोटल अपने आप में लगभग 93-94 हजार के आसपास ये संख्या है। ये वायनाड का एक तरीके से उन्होंने आंकड़ा दिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली, जहां से राहुल गांधी इस वक्त सांसद हैं, उस जगह का भी आंकड़े रखे गए। उसमें कहा गया बीजेपी की ओर से कि संदिग्ध मतदाताओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। 2 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। डुप्लीकेट 19,000 से 512 है। उसके अलावा फर्जी पते वाले जो मतदाता है वो लगभग 72,000 के आसपास है। मिश्रित परिवार वालों का आंकड़ा 15,500 16,000 के आसपास है। और जबकि समूह में बल्क में जोड़े गए जो मतदाता है वो लगभग 93,000 के आसपास है। और ये पूरा आंकड़ा मिलकर 2 लाख के आसपास हो जाता है, जो कि संदिग्ध वोटर्स की संख्या है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, जो बीजेपी लगातार खड़े कर रही है, कि क्या आपने भी गलत लोगों के माध्यम से लोगों को जोड़कर जीत हासिल की। इसी प्रकार से विपक्ष के एक और नेता जो कि टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल की सीट से जीत कर आते हैं, वहां के वोटों की संख्या को लेकर भी बीजेपी ने तमाम आंकड़े जारी किए। बीजेपी का कहना है कि लगभग 2.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाता इस सीट पर पाए गए हैं वहां की वोटर लिस्ट के आधार पर, जिसमें डुप्लीकेट मतदाता 3,613 है तो फर्जी पते वाले मतदाता 1.5 लाख से ज्यादा है।
मिश्रित परिवार वाले की संख्या भी लगभग 44,000 के आसपास है। साथ ही साथ अगर समूह बल्क में जोड़े गए मतदाताओं की बात की जाए तो ये लगभग 56,500 के आसपास है। तो ये अपने आप में बड़ी संख्या में 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हो जाते हैं। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के बड़े नेता ममता बनर्जी के भतीजे, उनकी सीट पर भी सवाल खड़े हुए। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से जीत के आते हैं, वहां पर भी लगभग 3 लाख संदिग्ध मतदाताओं का आंकड़ा जारी किया है बीजेपी ने। 3 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। डुप्लीकेट मतदाता लगभग 16,000 के आसपास है। फर्जी पते वाले मतदाता लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा है। मिश्रित परिवार वालों की संख्या भी लगभग 26,000 के आसपास है और बल्क में जोड़े गए जो लोग हैं वो भी 75,000 से ज्यादा है। तो ऐसे में ये आंकड़ा लगभग 3 लाख के आसपास है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको लेकर ही बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर आप लोग कैसे जीते हैं, क्योंकि वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं तमाम विपक्षी नेता। डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है और मैनपुरी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से जीत के आई हैं, उनकी उस सीट पर भी लगभग 2.5 लाख के आसपास संदिग्ध मतदाता पाए गए हैं। ऐसे में डुप्लीकेट मतदाता 14,000 के आसपास, फर्जी पते वाले लगभग 1.25 लाख के आसपास, मिश्रित परिवार वाले 16,000 के आसपास और समूह में जोड़े गए लगभग 50,000 के आसपास मतदाता है। तो ये अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता नजर आते हैं ये आंकड़े कि आखिर इस सीटों पर भी क्या वोटों का हेरफेर किया गया है तमाम लोगों की जानकारी के चलते। इसी प्रकार से अगली सीट पे जल्दी से अगर आ जाए तो बताते हैं कि बीजेपी ने किस प्रकार का आरोप लगाया है। जो एमके स्टालिन है, उनकी कोलाथुर सीट पर उन्होंने बीजेपी ने आंकड़ा दिया कि संदिग्ध मतदाताओं की संख्या लगभग 19,500 के आसपास है। फर्जी पते वाले मतदाता इसमें 9,133 हैं, डुप्लीकेट मतदाता 4,369 हैं और मिश्रित परिवार वालों की संख्या लगभग 6,000 के आसपास है। तो ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता जो लगातार आयोग पर सवाल खड़े करते हैं कि उनकी मदद से बीजेपी जीतती, वही उल्टा एक तरीके से उनको दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र को लेकर जो विधानसभा चुनाव हुए उसको लेकर राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं, उसका भी बीजेपी ने जवाब दिया और ये कहा कि 2024 में जो टोटल वोट बढ़े, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वो संख्या 4.4% थी जो एनडीए के शासनकाल के समय में बढ़ी। लेकिन 2004 में अगर बात की जाए, जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 4.7% वोट महाराष्ट्र में बढ़े थे। 2009 में जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी ये संख्या 4.1% थी, यानी कमोवेश 2004 में ज्यादा लोग बढ़े थे। और शाम 5 बजे के बाद वोटिंग बहुत तेजी से होती है, ये आरोप भी लगातार राहुल गांधी लगाते रहे और कहते हैं कि साहब वो बोगस वोटिंग करा के जीतते रहे। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़ा पहले ही जारी किया जा चुका है कि शाम 5 बजे से पहले 58 लाख प्रति घंटा वोटिंग होती थी और शाम 5 बजे के बाद 32.5 लाख प्रति घंटा वोटिंग हुई है। तो ये अपने आप में औसत से भी काफी कम है। तो ये आंकड़ा इस प्रकार का अप्रत्याशित नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर भी राहुल गांधी जो लगातार सवाल उठाते रहे, उसको लेकर भी बीजेपी ने जवाब दिया और ये कहा है कि इस प्रकार के तमाम आंकड़े ये साबित करते हैं कि आखिर कैसे विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति करके, खासतौर से घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको इस विषय पे बताएंगे कि आखिर वोट चोरी को लेकर कैसे मचा है सियासी घमासान, क्या किया है बीजेपी ने पलटवार, क्या लगाए हैं आरोप। विस्तार से नजर, विस्तार से चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा।
और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको विस्तार से खबर दिखाई कि कैसे बीजेपी ने तमाम आंकड़ों के साथ में आरोप लगाया है विपक्षी नेताओं की उनके निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर वो एक तरीके से राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष वोट चोरी का बवाल, विपक्षियों पर उठे सवाल। अपने आप में ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी मेरे साथ जुड़ गए। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी भी जुड़ेंगे। उस समय हम कांग्रेस का पक्ष भी समझेंगे। लेकिन गोपाल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस या कहा जाए विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर आरोप लगा रही थी कि साहब ये गलत है, डुप्लीकेट है, फर्जी पते हैं, फर्जी फोटो है, तमाम बातें। बीजेपी की भी ओर से यही अब तमाम जगह की जो कमियां खामियां वो उजागर की गई हैं। तो ये तो कमोबेश आप और विपक्ष एक ही पेज पर आ गए, इसमें अंतर क्या है गोपाल जी? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा मुद्दा क्यों खड़ा हुआ। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि वोटर लिस्ट को हमें अपडेट करना है और बहुत तरीके से उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि आधार कार्ड ज़्यादा है और वोटर वहाँ की पॉपुलेशन कम है, वोटर लिस्ट में वोटर ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। तो वह तो खुद ही इस बात को कह रहे थे कि क्योंकि वोटर लिस्ट में कई खामियां रहती हैं, इतने करोड़ों करोड़ों लोग वोट देंगे, वो प्रक्रिया है, किसी की एज, किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई नया वोटर लिस्ट में एलिजिबल बन जाता है, कोई आके उसके नाम में कोई फादर की गलत नाम में स्पेलिंग है, अपने नाम में एड्रेस में कुछ कमी रह गई, तो इसलिए अपडेट करना है। एसआईआर उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। ये कांग्रेस ने उसके बाद पूरा ये जो प्रक्रिया की पूरा वोट इलेक्शन ही बेकार है, डेमोक्रेसी इज डेड, इलेक्शन कमीशन वोट बीजेपी भाजपा के लिए इलेक्शन चोरी कर रहा है, ये जो पूरा नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश किया, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो सभी मानते हैं कि इलेक्टोरल वोट्स में कमियां हैं। मैं खुद नोएडा में रहता हूं, हम कई बार देखते हैं ठीक करवाना पड़ता है इलेक्शन के पहले, कोई बूथ चेंज हो जाता है, कभी कोई एड्रेस में कोई चीज छूट जाती है। तो ये कंटिन्यू सब एक्सेप्ट करते हैं कि वोटर लिस्ट परफेक्ट नहीं है, हम भी करते हैं, कांग्रेस भी करती है। उसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि आप वोटर लिस्ट को अपडेट करें और बीएलए वगैरह जो पार्टियों को जिम्मेदारी दी है वो लोग ज्यादा विजिलेंट होकर काम करें, यही समाधान है। गोपाल जी, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक नैरेटिव खड़ा कर रही थी, तो क्या आज बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से अब ये स्थिति साफ हुई है कि चुनाव आयोग की जो अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं तो वो महज बीजेपी को जिताने के लिए नहीं है, वो एक आम सी गड़बड़ियां हैं जिसका फायदा या नुकसान जो भी है वो कमोबेश सबको मिल रहा है? क्या ये नैरेटिव को कम करने के लिए जी केवल इतनी बात नहीं है, हमें इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ये जो मैनिपुलेटिव तरीका है उसको भी यहाँ पे उजागर करना है। आपने इंदिरा गांधी 1975 में एजेंसी क्यों लगाई? कोर्ट ने उनके इलेक्शन को निरस्त किया था क्योंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया। ये उनके ऊपर आरोप था, वो सिद्ध हो गया, इसलिए उनका इलेक्शन निरस्त हो गया। उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात थी और उन्होंने उसको हटाने के लिए जो भी किया वो अलग विषय है, लेकिन इलेक्शन में गड़बड़ी कांग्रेस करती आ रही है। फिर सोनिया गांधी का, ठीक है, मैं सोनिया गांधी जी वाले मसले पर आता हूं आपके पास। गोपाल जी, हमारे साथ में राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक है। राहुल लाल जी, सवाल ये है कि आज अब एक बड़ा नया मसला आ गया है कि साहब कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से वोट चोरी या वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर लगातार काम करती रही, बीजेपी इसको लगातार कह रही है। सोनिया गांधी का उन्होंने पूरा एक तरीके से कागज निकाल के रखे हैं कि वो भारत की नागरिक बनने से पहले 2-2 बार भारत की वोटर लिस्ट में शामिल हो गई थी। ये बड़ा गंभीर एक तरीके से आरोप है, क्या कहेगी कांग्रेस इस पर? राहुल जी, आरोप दिया है, हाँ, सबूत के साथ आपने कहा, ठीक है बात जी। राहुल जी,
माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लाखों की संख्या में दस्तावेजों के बाद जो है कि एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि क्या स्थिति है। एक कहते हैं ना कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो चावल एक दाना उठा के राहुल जी, मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पाया शायद। नहीं, मैं अपनी उसी सवाल पे आ रहा हूं। तो आप सवाल जवाब दे दीजिए, फिर अपनी आप बात रख दीजिएगा, आप रख दीजिएगा, आप मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, कुछ सेकंड रुक तो जाइए। मैं कह रहा हूं 7 अगस्त के मामले का जवाब नहीं है। चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ये छवि खराब करने का प्रयास कर रही है कि 1980 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, 55 में क्या हुआ। इस विषय पे जवाब नहीं देंगे आप सोनिया जी के? देखिए आर्येंद्र जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए, वो हमले करके थक गए तो अभी आए हैं 1980 के दशक को लेके आए हैं। अरे आप तक 45 साल पहले की बातें कर रहे हैं। तथ्यात्मक तौर पे गलत है क्या? आप ये मानते हैं ये जो सबूत उन्होंने पेश किए, क्या ये गलत सबूत हैं, तथ्य गलत हैं? क्या ये कांग्रेस की ओर से कह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं जी, आज वो मामला कहां प्रासंगिक है? मतलब देश अभी इतनी गंभीर संकट, लेकिन तथ्य तो सही है, सबूत तो सही है ना। सुन तो लीजिए, गोपाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। राहुल जी, मैं सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो सबूत और तथ्य ठीक है? प्रासंगिक ना प्रासंगिक हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन क्या तथ्य और सबूत ठीक है, ये तो आप मान रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा है वो तथ्य सबूत सही है वो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलिए उसके ऊपर डिबेट एक अलग सा हो सकता है, कोई कर भी सकता है वो। लेकिन अरे बिहार में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है अभी। राहुल गांधी ने एक तरह से बेंगलुरु सेंट्रल को लेकर जो चीजें तथ्य दिखाई, अरे वो राहुल गांधी अगर गलत है तो इलेक्शन कमीशन जांच कराए उन तथ्यों की जांच, अगर वो गलत है तो गिरफ्तार कर ले राहुल गांधी को। लेकिन नहीं, हम ले जाएंगे कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का केंद्रीय चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से ये कह रहा है कि आप एफिडेविट करके, साइन करके सबूत दे दीजिए, हम पूरी जांच करा लेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पे बैठे हुए वो क्यों इतना छोटा सा काम नहीं कर रहे कि आखिर दूध का दूध पानी पानी में हो जाए? राहुल जी, आर्येंद्र जी, आप भी पुराने पत्रकार हैं, यहाँ पे अय्यर साहब भी बैठे हैं, पुराने पत्रकार हैं। इलेक्शन कमीशन को कोई एक छोटा सा जो है कि पोस्ट कार्ड में भी कुछ लिख के देता था, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कार्रवाई करता था। वो समय जब संचार के कम साधन होते थे, किसी भी तरह से जो है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन आपकी फिर गंभीरता कम हो जाती ना राहुल जी। कांग्रेस और राहुल गांधी की गंभीरता कम हो जाती कि अगर वो एक साइन से डर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने सबूतों पे विश्वास नहीं कर पा रहे। सवाल ये, शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। शेखर जी, सवाल ये आता है आज जो तथ्य, ठीक है राहुल जी एक सेकंड आ रहा हूं मैं आपके पास। शेखर जी, सवाल ये है कि आज बीजेपी की ओर से जो पूरे तथ्य रखे गए, तमाम विपक्षी नेताओं की निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोटर लिस्ट में तमाम गड़बड़ियां हैं, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट बैंक को राजनीति करके वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे हैं, सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। शेखर जी, नहीं देखिए जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर कि ये हुई है, खास करके जो बंगलोर सेंट्रल की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये बहुत बड़ी चार्ज लगा रहे हैं, वहां से दिक्कत शुरू हो रहा है। ऐसा कंप्लेंट होता तो इलेक्शन कमीशन जांच करती, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर करने के 45 दिन के अंदर कोई भी जो डिफीटेड कैंडिडेट वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करेगा अगर ये सब। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए केवल गड़बड़ी की बात नहीं की राहुल गांधी जी ने, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 1 लाख वोट बीजेपी से चोरी कर, मतलब कांग्रेस से चोरी करके बीजेपी को दिए हैं। ये कोई साधारण ये चार्ज नहीं है, ये बहुत सीरियस है जी। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही आप अगर इतना बड़ा आरोप लगाओ कि भाई आप चोरी कर रहे हो, चोरी करके वोट उनको दे रहे हो, बीजेपी को दे रहे हो, अब इलेक्शन कमीशन को क्या करना है ऐसी एलिगेशन में, जब आप उनको ही कह रहे हो चोर हो? अय्यर साहब, उनको जांच करना चाहिए, और जांच करके अगर राहुल गांधी राहुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, राहुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जांच के विषय पे भी आते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या जांच करेगा, चोर है कि नहीं है? और दूसरी बात, कल जो तय हुआ है, कांग्रेस नेतृत्व ने क्या तय किया है कि ऐसा 70 सीटों को चोरी करके कांग्रेस से बीजेपी को दे दिया है। अब बताइए इस पर क्या जांच हो सकती है? अगर जांच होगी तो कौन करेगा? अब जिसको आपने कह रहा है कि चोरी किया है, क्या वही स्वयं जांच करेगा? मतलब एक बिजार एलिगेशन है ये। अगर कंप्लेंट के तौर पे दिया जाता तो इलेक्शन कमीशन उसको जांच कराती। अब कंप्लेंट नहीं है इसमें अरेंद्र जी, हम बार बार गलत समझ रहे, कंप्लेंट नहीं है, ये सीधा आरोप है। ठीक है, आरोप है, कंप्लेंट नहीं, और सबूत के साथ वो पेश करने से बचते हुए नजर। गोपाल जी, सवाल ये है, कांग्रेस ये कह रही है कि सोनिया गांधी जी के नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम का जो मामला है 80 के दशक का मामला है, आज उसकी क्या प्रासंगिकता है? आप आज के मुद्दे की बात कीजिए, आप उस समय के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? गोपाल जी,
देखिए, प्रासंगिकता ना राहुल गांधी की है ना आप 1980 के, अभी तो सोनिया गांधी लीडर चेयरमैन है ना यूपीए की, तो प्रासंगिकता कैसे नहीं है? जो जो व्यक्ति है, जो अच्छे बड़े पद पे बैठा हुआ है, वो अगर इस ढंग का जानबूझ के करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म वहीं होती है। राहुल गांधी की क्यों क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है? बार बार झूठ बोल रहे हैं। और अल्टीमेटली हम तो यही कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन एक प्रक्रिया के अंतर्गत वोटों को, वोटर लिस्ट को रिवाइज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिए घुस गए हैं और उन्होंने कई तरह कमीशन ने घुसपैठिए के बात को अस्वीकार कर दिया है। अरे राहुल जी, आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं, इसके बाद मैं आ रहा हूं उसके आपके। हाँ, गोपाल जी की बात खत्म अल्टीमेटली कीजिए। सभी कॉन्स्टिट्युएंसी में जो कई कॉन्स्टिट्युएंसी में इस तरह का जो डेथ वोटर्स का नाम आ गया है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको ठीक करने के लिए एक तरीका करना है, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा है। संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी इज डेड का नारा लगाते हैं, ग्लोबल लेवल पे भारत के इलेक्शन चोरी हो गए हैं। तो यह जो उनका पूरा ऑब्जेक्टिव है वह डिमोलिश करना इस वक्त देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस करे जा रहे हैं, एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। ठीक बात है, विश्वास कर रहे हैं। आज कोर्ट ने भी अपने स्पष्ट कह दिया कि SIR ठीक है, तो कम से कम कांग्रेस ये कह दे कि हम लोग मानते हैं कि वोटर लिस्ट में खामियां हैं, कमियां हैं, तो आप SIR करिए। ठीक है, SIR के मसले पे भी आते हैं। राहुल लाल जी, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई, आज भी हुई, हमने कल की दलीलें, तर्क सुने, आज भी सुने। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, तो आधार को लेकर उसने स्पष्ट किया ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता, कल कही बात। आज वो कह रहा है कि ये वोटर फ्रेंडली पूरी SIR की प्रक्रिया है और आप लोग इस प्रक्रिया पे गंभीर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक द्वेष विद्वेष से अगर आगे भी बढ़ जाए, सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, उसकी तो बात तो कम से कम माननी चाहिए। आर्यधर जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है कि कल भी सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई है। मामला अगर इतना सीधा सरल होता तो फिर कल भी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, कल सुप्रीम कोर्ट में कल भी विस्तृत सुनवाई होगी। दो तीन चीजें देखिए, अभी ये अय्यर साहब कुछ मामले गंभीर उठा रहे थे, थोड़ा मैं उसका वहां से शुरू करता हूं मैं कि भाई क्या करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जब भी इस प्रकार के कोई चीज हुई और वो गलत रहा है तो तेजी से वो FIR दर्ज कराता हुआ रहा है, उसकी अपनी एक निष्पक्षता और तमाम तरह की चीजों को वो गंभीर रहा है उन चीजों को लेके। ऐसे स्थिति में इलेक्शन कमीशन, उनके पास दो विकल्प थे, या तो राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों की वो त्वरित तौर पर जांच कराता। ये भी कोई नहीं कह रहा था कि आप आज ही जवाब दे दीजिए, कल ही जवाब दे दीजिए, लेकिन एक जांच कराने की घोषणा करता है। अब अय्यर जी ये करें कि जब उसी संस्था के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है तो जांच कौन करेगा? अच्छा, राहुल जी क्यों नहीं कोर्ट चले जाते हैं इन सबूतों के साथ में, या क्यों नहीं साइन कर देते, वो उसकी वजह बताइए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? अभी वहां पे और प्रमाण खोजे जा रहे हैं। देखिए अभी जो नहीं, महादेवपुरा को लेकर, महादेवपुरा बेंगलुरु की विधानसभा सीट को लेकर 1 लाख वोटर का उन्होंने आंकड़ा दे दिया, वो 6 महीने में उन्होंने तय कर लिया। कम से कम एक सीट पे तो चले जाएं कोर्ट पर, चुनाव आयोग में, वो वजह क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं अभी देखिए कोर्ट में तो अभी SIR का मामला चल ही रहा है और उस मामले पे जो अभी राहुल गांधी का नहीं, तो वहां पहुंचे नहीं है ना सर, आप लोग इस मामले में पहुंचे नहीं। SIR एक अलग व्यवस्था की बात हो रही है, ये एक अलग मामला है। आपने ये सबूत ना कोर्ट में गए हैं और ना आप चुनाव आयोग गए हैं, वो वजह क्या है, वो कारण तो बताइए सर। आर्येंद्र जी, जितना विस्तृत तौर पे उम्मीद तो ये थी कि जब मामला इतना विस्तृत तौर पे तथ्यों को रखा गया है, एक करके खोल के रखा गया है, वो तथ्य तो झूठे प्रूव हो रहे ना। नहीं, झूठे कैसे हो जाएंगे भाई? झूठे तो मैं कभी चुनौती दे रहा हूं सर। आप आरोप लगा के भागने वाला एक आरोप लगता है और राहुल गांधी पे उनकी गंभीरता पे सवाल खड़ा उठता है। शेखर जी, सवाल यही है, ठीक है राहुल जी, ठीक है, ओके शेखर जी, सवाल यही है कि आरोप लगाना और उसके बाद की पूरी प्रक्रिया को फाइनल ना करना, तो ये गंभीरता में सवाल खड़ा करता है। ठीक है राहुल जी, राहुल जी एक सेकंड, राहुल जी 10 सेकंड चलिए, हाँ जल्दी बोलिए। राहुल गांधी के पर आरोप लगता है कि वो सबूत नहीं दिखाते, सबूतों का तो उन्होंने दस्तावेज खड़ा कर दिया। सर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, चुनाव आयोग पे साइन करके क्यों नहीं दे रहा? शेखर अय्यर जी, सवाल यही है कि वो कितने गंभीर है, क्या पब्लिक परसेप्शन बनाना चाहते हैं? शेखर जी, गोपाल जी एक सेकंड, गोपाल जी, हाँ शेखर जी। ये तो बड़ा स्पष्ट है कि अभी कांग्रेस नेतृत्व का एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जहां जहां चुनाव हारे हैं वहां पे ये बताने की कोशिश हो रही है भाई हम चुनाव हारे नहीं जी, हमें हराया गया, उसमें इलेक्शन कमीशन का भूमिका है। ये गंभीर आरोप है, क्योंकि पहले ईवीएम के पीछे थे कि ईवीएम के कारण से हम जीत नहीं पा रहे। अब ईवीएम को लग रहा है कि भाई ईवीएम वाला ना इलेक्शन कमीशन मान रहा है, ना बाकी साथी जो पार्टीज हैं वो भी नहीं मान रहे।
देखिए, सवाल है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की जो चुनौती है, चुनावी चुनौती, क्या उसको मुकाबला करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दोषी डाल के कि अपने आप को बचाने की ये कोशिश जो चल रही है, ये बड़ी स्पष्ट है। क्योंकि जितने एलिगेशन है भाई, आप सीधा सीधा कल क्या तय हुआ था एआईसीसी में कि अब देश भर में आंदोलन करेंगे, ये बताएंगे कि 70 सीट जो बीजेपी राहुल गांधी के लोकप्रियता भी राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। राहुल जी एक सेकंड, राहुल जी सुन लीजिए। हाँ, यहां से चोरी करके वहां दे दिया, मतलब ये कैसे एलिगेशन है? इसका क्या एविडेंस दिया है अभी तक कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने कि 70 सीट यहां से वहां गया? बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि आपके पास सबूत क्या है, प्रूफ क्या है, और अगर वो है तो आप आगे उन जगहों पे क्यों नहीं रखते जहां से सच्चाई पूरी बाहर आ जाए। बहुत बहुत माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू करेंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है? हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। बड़ी खबर की अगर बात करें तो अभी तक हमने आपको बताया किस प्रकार से वोट चोरी के मामले को लेकर आरोपों पर घमासान मचा हुआ, इस मसले पर विस्तार से हमने खबर दिखाई, साथ ही साथ चर्चा भी करी। बिहार में एसआईआर पर भी घमासान है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वोटर फ्रेंडली है आज की सुनवाई में, जो कि कल भी जारी थी और कल भी जारी रहेगी। इन तमाम बड़ी खबरों के तमाम पहलुओं से हमने आपको रूबरू कराया। बात करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा शुरू हुई। 24 घंटे तक लगातार चलने वाली इस चर्चा के दौरान सरकार ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय का खाका पेश किया है। तो सीएम योगी ने आज श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के विधेयक को भी पेश किया, जिसके द्वारा मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार करने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के मद्देनजर विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा शुरू हुई। 24 घंटे तक चलने वाली चर्चा के दौरान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विचार रखे। मंत्रियों ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया।
जिसमें जीरो पॉवर्टी, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी नवाचार जैसे लक्ष्य शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं और 75 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश गेहूं, दुग्ध और चीनी उत्पादन में देश में नंबर 1 है। स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें 80 मेडिकल कॉलेज, रायबरेली और गोरखपुर में एम्स हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बताया कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 29.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और चालू वित्तीय वर्ष में इसे 35 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि 76,527 किलोमीटर नहरों के माध्यम से 1 करोड़ 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू हो चुकी है, जो बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। 2022 का चुनाव ये प्रमाणित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से, योगी जी की सरकार के काम से जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा संकल्प, एक दिशा निर्देश हम सब के साथ है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, और भारत के विकसित होने के लिए उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन योगी सरकार ने श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के लिए विधेयक पेश किया। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक स्पष्ट करता है कि मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। इसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियां, मंदिर परिसर के भीतर देवताओं के लिए दी गई भेंट या उपहार, किसी भी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह, धार्मिक अनुष्ठान के समर्थन में दी गई संपत्ति, नकद या स्वरूपी अर्पण तथा मंदिर परिसर के उपयोग के लिए डाक तार से भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक तक शामिल हैं। मंदिर की संपत्तियों में आभूषण, अनुदान, योगदान, हुंडी संग्रह सहित श्री बांके बिहारी जी मंदिर की सभी चल एवं अचल संपत्तियां सम्मिलित मानी जाएंगी। सरकार ने कहा है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। न्यास दर्शन का समय तय करेगा, पुजारियों की नियुक्ति करेगा और वेतन, भत्ते और प्रतिकर निर्धारित करेगा। साथ ही भक्तों और आगंतुकों की सुरक्षा तथा मंदिर के प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी न्यास पर होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे देश भर में तिरंगा यात्रा की कैसे बची है धूम। विस्तार से नजर इस छोटे से ब्रेक। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
बात हर घर तिरंगा की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने घरों पर परिवार के साथ तिरंगा फहराया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने साझा भी की। इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी तिरंगा फहराया, तो आमो खास इस अभियान में अपने अपने तरीके से शामिल हो रहे हैं। अनेकों शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई तो कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी कार्यक्रम में राष्ट्रीयता की भावना से लोग ओत-प्रोत नजर आए। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश देता हर घर तिरंगा अभियान देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोता जा रहा है। देश के अलग अलग भागों में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के ये नज़ारे लोगों को देश प्रेम के उत्साह से भर देते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी प्रबल बनाने वाला जन अभियान बन गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने घर भी तिरंगा फहराएं। आज मैंने अपने परिवार के साथ तिरंगा फहराया है। आपने अभी तक फहराया कि नहीं? नहीं तो अपने घर पर जरूर तिरंगा लहराएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी कड़ी में 4 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य स्कूली छात्र छात्राओं के साथ यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यात्रा में सेल्फी भी ली। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधीनगर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी गीता शर्मा भी वहां पर मौजूद थीं। दिल्ली के जनकपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पटना में तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा भाजपा प्रदेश कार्यालय से निकलकर बिहार विधानसभा के बाहर सप्तमूर्ति के पास आकर संपन्न हुई। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस रैली में केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी शामिल हुए। गुजरात के सूरत में भी तिरंगा यात्रा की धूम देखी जा रही है। यहाँ हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के घरों तक तिरंगा पहुँचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति का संदेश देते हुए पुलिस ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबर दिखाएंगे आपको। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत लगाएगा बोली, अपनी दावेदारी पेश करेगा। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जाने से तैयार है।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अगली खबर खेल से जुड़ी हुई। भारतीय ओलंपिक संघ की हुई विशेष आम बैठक के दौरान आज 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। IOA मुख्यालय में आज इसको लेकर SGM आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मत से इस बात पर मोहर लग गई है। इससे पहले भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। खेल के विश्व पटल पर देश की धमक लगातार परवान चढ़ रही है। चाहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात हो या मेजबान के तौर पर खुद को सामने रखने की, अब इस कड़ी में एक और अध्याय जुड़ने के करीब है। देश आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की बुधवार को आयोजित हुई विशेष आम बैठक के दौरान इस बात को औपचारिक मंजूरी मिल गई। बड़ी बात ये रही कि SGM में सर्वसम्मति से इस बात पर मुहर लगी। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए पहले ही रुचि पत्र प्रस्तुत कर दिया है। यूनानिमसली ये बिड का प्रोसेस शुरू हो गया है अभी तो, एंड आई थिंक बिफोर 2031 this August 31 the proposal will be we are going to submit. वहीं खेल संघों के पदाधिकारियों और पूर्व खिलाड़ियों ने भी IOA के इस निर्णय को अहम माना। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है ओलंपिक लाना इंडिया में, और आई थिंक बहुत अच्छे समय पे हो गया है और जल्द से जल्द हो गया है तो बहुत ही अच्छा। जब आप ओलंपिक होस्ट करने की सोचते हो, जब कल्पना करते हो, तो ओलंपिक होस्ट करने तक आपको बहुत सारे इंटरनेशनल गेम्स को होस्ट करना पड़ता ताकि आप अपने प्रिपरेशन को जांच सको कि सही तरह से प्रिपरेशन हो रहा कि नहीं हो रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स इस तरह की एक चैंपियनशिप है, मैं समझता हूँ कि भारत यदि इसको बीट करे, इसको होस्टिंग की राइट पा सके और देयर आफ्टर यदि भारत इसको अच्छी तरह से होस्ट कर सके तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक टेस्ट भी हो जाएगा कि हम बड़ा गेम्स होस्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। हालांकि अगर देश को मेजबानी मिलती है तो इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी इस कड़ी में अहमदाबाद का नाम सबसे आगे है। देश को 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा करना है। कनाडा के इस दौर से हटने के बाद भारत को इसकी मेजबानी मिलने की संभावना बढ़ गई है। कुल मिलाकर 2036 ओलंपिक की मेजबानी का प्रयास कर रहा देश अगर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मोर्चे पर यह एक बड़ा इम्तिहान होगा। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मेजबानी मिलती है तो ये सिर्फ दूसरी मौका होगा जब भारत इन खेलों की मेजबानी करेगा। लेकिन इस बार बड़ी बात क्या होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि ये खेल जो है वो 2010 से कितना अलग रहने वाला है मेजबानी के तौर पर। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली में बुधवार को भारत और सिंगापुर के बीच तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। केरल के त्रिशूर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी का प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुरेश गोपी त्रिशूर पहुंचे। उन्होंने भाजपा माकपा झड़प में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्ग के अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त हो गया है। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने पर प्रशासन ने सपा सांसद पर 1,35,000 रुपए की भारी भरकम जुर्माना लगाया है। कर्नाटक के कारवार से कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल और उससे जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। कांग्रेस विधायक पर लौह अयस्क का अवैध खनन कर विदेश भेजने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों के खिलाफ नई एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। किसानों को जरूरत से अधिक मुआवजा देने और मिली भगत के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। मद्रास उच्च न्यायालय और मदुरै पीठ ने आवारा पशुओं से संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा कि तमिलनाडु सरकार को दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को राज्य में लागू करने के निर्देश पर विचार करना चाहिए। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी के ट्रक से टकराने से हुआ। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस से एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महेंद्र प्रताप गेस्ट हाउस का मैनेजर है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करता था। वह पाकिस्तानी हैंडलर्स को डीआरडीओ वैज्ञानिकों और भारतीय सेना के अधिकारियों से जुड़ी सूचनाएं भेज रहा था। उत्तरकाशी के धराली में आईजीएसडीआरएफ के नेतृत्व में इंसिडेंट कमांड पोस्ट बनाकर प्रभावित इलाकों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार अब भी 68 लोग लापता हैं। इनमें 25 नेपाली मूल के हैं। मंगलवार तक कुल 1308 यात्री और स्थानीय लोग रेस्क्यू किए गए। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुख्य मंदिर के अलावा मथुरा के रास्तों को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। सजावट के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जा रही है। न्यूज़